जय हिंद दोस्तों कल हमने यहाँ पर पढ़ा था अगली क्लास में, उसमें था जेनेटिक्स और जेनेटिक्स कल स्टार्ट किया था। तो कल की क्लास आपने देख ली होगी और नहीं देखी है तो जरूर आप एक बार देख लें। और उसके बाद में उसी का जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकता का सेकेंड पार्ट है यहाँ पर। और आज पूरा बारीकी से यहाँ पर समझेंगे कि मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस किस तरीके से किया था, इस पर प्रैक्टिकल किस तरीके से उन्होंने किया था और लास्ट में निष्कर्ष दिए थे। ठीक है, तो इसका परिणाम भी क्या होता है ये पूरा डिटेल में देखेंगे एक एक फैक्ट। और यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। और किसी भी स्टेट की पीसीएस या फिर पीएससी की एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ बाकी जितने भी एग्जाम है उनके लिए भी इसमें से आता है क्वेश्चंस वगैरह। तो ये देखना है। उसके बाद में ये समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इससे जुड़ी हुई कहानी है, लेकिन इससे पहले हमें क्या जानना जरूरी है वो थोड़ा देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, सबसे फर्स्ट यहाँ पर ये कि जनन कोशिका यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जनन कोशिका कल हमने पढ़ा था अनुवांशिकता, अनुवांशिकी और अनुवांशिक गुण। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर वो देखा था, लेकिन आज देखेंगे यहाँ पर एक संकरीय क्रॉस। तो इसमें सबसे पहले समझने वाली बात जो है वो ये है कि जनन कोशिका, जो जनन कोशिका होती है इसमें केवल सभी की नहीं, हर एक की बात कर रहे हैं, प्रत्येक की। ठीक है, प्रत्येक जनन कोशिका के गुण को दर्शाने के लिए कितने कारक होते हैं? 2 कारक होते हैं। ठीक है, हर एक जनन कोशिका के गुण को दर्शाने के लिए 2 कारक होते हैं। और 2 कारक कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है होमोजाइगोस। ठीक है, क्या लिखा है? होमोजाइगोस। और दूसरा होता है हेट्रोजाइगोस, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे समयुग्मी। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं, समयुग्मजी, समयुग्मजी। और इधर ये वाला है विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों याद रखना है। तो क्वेश्चन कभी ये आया कि जनन कोशिका को के गुण को दर्शाने वाले टोटल कितने कारक होते हैं? तो कितने कारक होंगे? टोटल 2 कारक होंगे। ठीक है, पहला फैक्ट ये हुआ। अब कौन कौन से? तो होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगोस, होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगोस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। और हेट्रोजाइगोस को बोलेंगे विषम युग्मजी। ठीक है, तो सम का मतलब होता है समान, एक जैसा, इस तरीके से आपको याद रखना है। और विषम का मतलब होता है दोनों है लेकिन अलग अलग है। ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। तो देखें यहाँ पे विषम की, इसे सम की बात कर लें तो सम के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ले लें टी, कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी का मतलब ये है कि दोनों एक समान है और दोनों ही क्या है? लंबे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ले सकते हैं। और उसके बाद विषम में यहाँ पर देख लें तो विषम में एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, टी, और एक ये स्मॉल टी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो होगा, ठीक है, ये कौन सा होगा? सम युग्मजी। और ये वाला कौन सा होगा? अलग अलग, तो ये विषम युग्मजी। ठीक, तो ये वाला फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान रखें। और उसके बाद में अब यहाँ पर देखें जो मेन मुद्दा है उसका आते हैं, है ना। अब वो क्या है? तो वो ये है इधर आपके सामने। अब ये एक संकरीय क्रॉस किसने करवाया था? पहली बात तो ये है, आपको ध्यान रखना है किसने करवाया था? मेंडल ने करवाया था। राइट, अब मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस करवाया तो उसके क्या क्या रिजल्ट निकले और किस तरीके से करवाया। ठीक है, ये देखें। और मटर के पौधे पर इस्तेमाल किया था, प्रयोग सबसे पहले किया था मटर के पौधे पर। ठीक है, और मटर का पौधा किस टाइप का पौधा था? खेती में उगाए जाने वाला या फिर बागवानी में? तो बगान में उगाए जाने वाला ये पौधा था। ठीक, तो इस तरीके से हर चीजों को ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि टोटल पौधे कितने इस्तेमाल किए थे, टोटल कितने पौधों पर प्रैक्टिकल किया था। तो टोटल जो पौधे हैं वो 14। ठीक है, 14 पौधे जो कल मैंने आपको बताया था, 14 पौधे। और गुण की बात करें, टोटल कितने गुण या कितने नियम के आधार पर प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया था? तो 7 गुण या 7 नियम। ठीक, इनको भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये आए भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब यहाँ पर देखें इसको, और यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेत्रक से। ठीक है, पेत्रक मतलब यहाँ पर या तो शुद्ध लंबे हैं, ठीक है, पौधे हैं, और शुद्ध बोने पौधे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी ली है यहाँ पर, शुद्ध लंबे
कैपिटल टी का मतलब होता है शुद्ध लंबे, ठीक है, और स्मॉल टी का मतलब होता है शुद्ध बोने, ठीक है, जिनकी हाइट कम है, इधर हाइट ज्यादा है, ठीक। तो अब यहाँ पर ये शुद्ध लंबे पौधे लिए और शुद्ध बोने पौधे लिए, या फिर पौधों के स्थान पर यहाँ पे मनुष्य को रख सकते हैं, ठीक है। ये शुद्ध लंबे मनुष्य है और ये बोने हैं, ठीक, दोनों टाइप के हैं। अब यहाँ पर क्या करें कि पहली पीढ़ी में जब आएंगे यहाँ पर, तो मेंडल ने क्या किया, इधर से एक लिया और एक इधर से लिया, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक जो लंबा व्यक्ति है और एक ये जो बोना व्यक्ति है या बोनी कोई लेडीज है, तो इस तरीके से इन दोनों की आपस में क्या हुई, शादी हो गई, ठीक है, लंबे व्यक्ति की और बोनी लेडीज की। तो इन दोनों की यहाँ पर शादी हुई, तो यहाँ पर अब क्या होगा, दोनों का यहाँ पे शादी होने के बाद में इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो किस टाइप की होगी, या फिर एक बोना पौधा और एक लंबा पौधा, ये दोनों पौधे आपस में मिलेंगे या फिर आपस में इनका संकरण कराया जाएगा, ठीक है, क्रॉस कराया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, इसको बोलेंगे संकर लंबा, ठीक है, संकर लंबा, लंबा तो है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन संकर है क्योंकि इधर बोना थोड़ा हल्का बोना भी है और लंबा भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संकर लंबा, ठीक। अब ये पहली पीढ़ी में यहाँ पे ये काम हुआ। अब पहली पीढ़ी में कभी भी ध्यान रखना है, मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था, ठीक है, डोमिनेंस का लॉ दिया था, और उसके अनुसार यहाँ पे ये बोला था कि जो पहली पीढ़ी के जो संतान होगी वो प्रभावी गुण के अकॉर्डिंग वैसी ही होगी जैसे उसके पैतृक या फिर उसके माता पिता होंगे, ठीक है, लगभग वैसी ही होगी। लेकिन उसके बाद में जो दूसरी पीढ़ी आएगी वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, मतलब बदल जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दिया है कि पहली पीढ़ी में टी और टी है जिसमें संकर लंबा, ठीक है, और उसके बाद में दूसरी पीढ़ी की बात करें यहाँ पर, तो दूसरी पीढ़ी अब इससे ये संकर लंबा इससे कितनी अलग अलग संतान हो सकती है या कितने प्रकार के पौधे अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है, ये देख लें। तो यहां से या तो सभी के सभी कैसे होंगे, लंबे होंगे, ठीक है, सभी के सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, या फिर संकर लंबे होंगे, ठीक है, लंबे भी होंगे, थोड़े कम हाइट में भी होंगे, और यहाँ पर ये कंडीशन भी क्या है, संकर लंबे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होंगे शुद्ध लंबे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध लंबे या लंबा, और ये विशुद्ध लंबे या संकर लंबे, संकर लंबे, ठीक है, ये दोनों, ये और ये दोनों, ठीक है, इस तरीके से ये हुआ। अब इसके बाद में आते हैं लास्ट में ये 4th नंबर पे, और यहाँ पर ये क्या आएगा, शुद्ध बोने, शुद्ध बोने, ये, तो इस तरीके से यहाँ पे जो दूसरी पीढ़ी आती है इसमें क्या होता है, या तो शुद्ध लंबे होंगे या शुद्ध बोने होंगे, ठीक है, एक कंडीशन शुद्ध लंबे की, एक कंडीशन शुद्ध बोने की, लेकिन दो कंडीशन है संकर लंबे की, ठीक है, ये भी लंबे के काउंट में ही होगा, ठीक है, बोने के काउंट में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे संकर लंबे मिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखें तो इनका जो फिजिकली देखने में ये कैसे दिखेंगे, लंबे दिखेंगे, ये तीनों 1 2 3, ठीक है, फिजिकली देखने में कैसे होंगे, लंबे होंगे, और इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है फिनोटाइप, इसको मिटा लें, फिनोटाइप और जीनोटाइप, इनको दोनों को ध्यान रखना है। फिनोटाइपिक, ठीक है, फिनोटाइपिक ये है फिनोटाइपिक, और एक होता है जीनोटाइपिक, एक होता है जीनोटाइपिक, ये, तो ये क्या होता है, इसमें कंडीशन क्या है कि जो लंबे की सीरीज है वो कितनी 1 2 3 है, ठीक है, भले संकर लंबे है लेकिन लंबे तो है, ठीक है। यहाँ पर मान लो से कि एक व्यक्ति यहाँ पे मेरे बराबर है, ठीक है, और एक थोड़ा सा कम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि जो थोड़ा सा कम है उसको बोना बोल देंगे, लगभग तो है सेम है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये संकर में आ जाएंगे, जो थोड़े कम वाले हैं वो ये आएंगे, लेकिन है तो लंबे ये भी, ठीक है। तो लंबे कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर फिनोटाइप जो बनेगा वो 3 यहाँ पर लंबे, और बाकी जो रहेंगे ये एक, ये कैसा रहेगा, बोना। तो यहाँ पे फिनोटाइप का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ये 3:1 होगा, ठीक है, 3:1 होगा,
कैसे होगा ये भी देख लिया। यहाँ पे ये 3 जो लंबे की सीरीज है, ये 1 2 3, तो 3 यहाँ पर लिया और 1 बोने की यहाँ पर लिया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 अनुपात 1 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जीनोटाइप की बात करें। अब ये देखने में, ठीक है, देखने में तो ये 3 अनुपात 1 है कि 3 लंबे दिख रहे और 1 कम मतलब छोटा दिख रहा है, बोना दिख रहा है। लेकिन अब जीन की बात करें, जीनोटाइप की बात करें कि इनके जीन है वो जीन के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, जीन के हिसाब से जो रेशो आएगा वो ये नहीं आएगा। जीन के हिसाब से जो रेशो आएगा, ये शुद्ध लंबा ये अलग रहेगा। ठीक है, शुद्ध लंबा अलग रहेगा। उसके बाद में जो संकर लंबे ये कितने हैं, 2 है, 1 और 2, इनके जीन भी अलग होंगे। ठीक है, तो ये 2 अलग रहेंगे, तो ये 2 आएगा। उसके बाद एकदम शुद्ध बोने हैं वो कितने हैं, 1 ही है, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर देखें तो जीनोटाइपिक या इसको जीनोटाइप भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1:2:1। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। ठीक, ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रख लें। ठीक है, IMP ये इस तरीके से स्टार लगा लें और लिख लें इसको। ठीक है, कॉपी में कहीं भी लिख के रखें, लेकिन लिख के रखना है। और केवल लिख के नहीं रखना है, यहाँ पे समझ के रखना है, ताकि ये कभी भूल भी गए तो आपके माइंड में ये डायग्राम रहेगा और आपका आंसर होगा वो एकदम करेक्ट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिनोटाइप मतलब फिजिकली। ठीक है, फिजिकली देखने में कैसे हैं, तो 3 लंबे और 1 बोना। ठीक है, और जेनेटिकली तो इसका क्या रहेगा, तो इसमें 1 क्या होगा, 1 लंबा होगा, 2 संकर लंबे और 1 बोना। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में इससे आगे और बढ़े तो यहाँ पर क्या होगा, ये F2PD कंप्लीट हुई। ठीक है, F2PD। अब F3PD को देखें तो F3PD में क्या है कि जो एकदम शुद्ध लंबे हैं उनसे बनने वाले जो पौधे हैं या फिर उनसे बनने वाली जो संतान है वो एकदम कैसे होंगे, लंबे ही होंगे। ठीक है, लंबे ही होंगे। और जो एकदम शुद्ध बोने हैं, मान लो दोनों ही, मान लो कोई पति पत्नी बोने हैं, तो उनकी जो संतान होगी कैसी होगी, वो भी वैसी ही होगी। ठीक है, बोनी होगी। तो इस टाइप से यहाँ पे ये रहेगा। लेकिन जो संकर लंबे हैं, मतलब एक कोई 2 है मेल फीमेल, इसमें से 1 लंबा है 1 बोना है, तो ये संकर लंबे हो गए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 3 जो होगा 3:1 का रेशो होगा। 3:1 का रेशो होगा। जैसे यहाँ पे था 1 लंबा और 1 बोना, तो इसमें यहाँ पे 3 ये लंबे थे और 1 बोना था, ये रेशो लिया था। इसी टाइप से यहाँ पर भी है कि इसमें भी 3:1 का रेशो होगा। ठीक है, ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है, अलग नहीं है। राइट, ये भी संकर लंबे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3:1 का रेशो होगा। तो इन दोनों को ध्यान रखना है। और जो बोना है तो उससे तो शुद्ध बोने ही होंगे। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये पूरा क्लियर हुआ। और इसको मान लो जरा सा भी डाउट है, वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें और एक बार फिर से देख लें ताकि और क्लियर हो जाइए, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। और इस तरीके से डायग्राम थोड़ा सा लिख के रख लें और ये जो अनुपात है ये भी बना के रख लें। ठीक है, ये हर बुक में इस तरीके से अनुपात नहीं रहता है, उसमें केवल नॉर्मली लिखा हुआ रहता है। ठीक, तो ये कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे और मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए हैं उस नियम को थोड़ा सा देख लें। ठीक है, प्रभाविता का नियम दिया था, अफ्यूहन का नियम दिया था, ये नियम क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि एग्जाम में यदि आ जाए नियम भी तो उसको कर पाए। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 चीजें और कंप्लीट करना है और 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही खास है और इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, मेंडल के नियम हल्के फुल्के देख लेते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है, बस इनके नाम याद रखना है और थोड़ा ऊपरी ऊपरी तौर पे हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में जो डिटेल में सही तरीके से देखना है ये है मनुष्य में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। ठीक है, तो पहले मेंडल के नियम देख लें। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो नियम दिया इन्होंने प्रभाविता का नियम दिया। सबसे पहला कौन सा, प्रभाविता का नियम दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है, प्रभाविता का नियम ये कहता है कि यदि किसी एक लंबे पौधे को और किसी एक बोने पौधे को, इन दोनों का जब क्रॉस करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में, फर्स्ट पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, मतलब फर्स्ट पीढ़ी में हमेशा या केवल लंबे पौधे ही बनेंगे, केवल लंबे पौधे ही बनेंगे, लंबे पौधे।
ठीक है। अब ये केवल पौधों पर प्रैक्टिकल किया, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पौधों पर ही लागू होगा, ये हर एक जीव जंतु पर, मनुष्य और जानवर सभी पर लागू होता है। ठीक है, एक बोने और एक लंबे, इन दोनों का क्रॉस करवाया तो केवल क्या होगा, पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे, और दूसरे उसके बाद में ये देखें सेकंड वाला ये देखें कि सेकंड का नियम क्या दिया है कि पृथक्करण का नियम, दूसरा नियम दिया है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। ठीक, पहला प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही बनेंगे या जन्म लेंगे। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद में पृथक्करण के नियम में एक स्टेप आगे बढ़ के कहते हैं कि यहाँ पर जब पहली पीढ़ी में इनका क्रॉस ओवर करवाया बोने और लंबे पौधे का, तो उसमें हमेशा कैसे रहेंगे, लंबे पौधे बनेंगे। ठीक है, या फिर लंबे मनुष्य बनेंगे, जो भी है, मानव और दोनों में ले सकते हैं। तो अब इसके बाद में जब अगली पीढ़ी में जाएंगे F2 पीढ़ी में, तो F2 पीढ़ी में क्या होगा, बोने भी पौधे बनेंगे और लंबे पौधे भी बनेंगे, तो दोनों टाइप के पौधे बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे F2 पीढ़ी में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, लंबे पौधे भी बनेंगे और बोने भी बनेंगे और संकर भी बनेंगे, अलग अलग हो गया, मतलब पृथक्करण हो गया ना, बट गए। तो इसीलिए यहाँ पर दूसरा जो नियम है इसको पृथक्करण का नियम बोलते हैं। ठीक है, जिसे मेंडल ने दिया। अब इसके बाद में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसका मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जैसे मानव की ले लेते हैं, तो मानव में टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, उसमें 23 का अलग अलग जोड़ी होती है। ठीक है, तो उसमें वो दोनों जो जोड़ियां होती है वो स्वतंत्र रूप में होती है। ठीक है, अलग अलग होती है, और जो अलग अलग स्वतंत्र जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेल फीमेल के जब आपस में मिलते हैं तो एक नए रंग, रूप और आकार के जीव का निर्माण करते हैं। ठीक, तो यही पूरा यहाँ पर ये समझाया गया है। ठीक, बाकी उतना ज्यादा खास ये नहीं है। अब देखें यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, मानव में लिंग निर्धारण ये किस तरीके से होता है। तो देखो थोड़ा, क्रोमोसोम जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र, ठीक है, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना है इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके, कोशिका वाले टॉपिक में, और उससे आगे जो कोशिका का विभाजन पड़ा था उससे पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं केवल लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। तो क्रोमोसोम कितने होते हैं मानव में, तो 46 होते हैं। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम, 46, और 46 अलग अलग जोड़ी में होते हैं, तो 23 की एक जोड़ी, ठीक है, 23 का एक जोड़ा और फिर 23 का एक जोड़ा, टोटल मिलाया कितना होगा, 46 हो जाएगा। राइट, अब ये हुआ। इसके बाद यहां से फिर क्या होगा, इसके आगे देखें। ठीक है, तो ये तो क्रोमोसोम की बात हो गई और ये बंटवारा हो गया। ठीक, ये मानव की बात हो रही। और अब यहां पर बात करें मेल फीमेल की, तो सबसे पहले मेल की बात करें, ठीक है, पुरुष की, और उसके बाद में फिर फीमेल की बात करेंगे, महिला की। तो पुरुष में जो ये 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ये किस तरीके से बनता है। ठीक है, जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो उस टाइम क्या होता है, अर्ध विभाजन होता है। ठीक है, शुक्र जनन के टाइम में शुक्राणु का अर्ध विभाजन होता है, और उसमें ये जो 23 जोड़ा है ये अलग अलग होता है और अलग अलग रूप में बनता है। कैसे, तो दोनों अलग अलग रूप कैसे है, दो अलग अलग जोड़े कैसे हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें 22 प्लस X रहेगा, 22 प्लस X, ये गुणसूत्र पहला जोड़ा इस बनाइए। ठीक है, 22 प्लस X, और दूसरे में रहेगा 22 प्लस Y। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे X और Y में अलग अलग बटा होता है। ठीक, अब इसके बाद में फिर यदि हम बात करते हैं महिला की, तो महिला में क्या होता है, तो महिला में होता है 22 प्लस X। ठीक है, 22 प्लस X, और दूसरी बात करें यहाँ पे दूसरा जोड़ा रहेगा वो भी 22 प्लस X रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 22 प्लस X, मतलब महिला में क्या है, दोनों समान है, ये दोनों क्या है, समान है, ये समान, लेकिन पुरुष में क्या है, अलग अलग है, पुरुष में यहाँ पर अलग अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब बात यह आती है कि किसी भी माता पिता की पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है केवल पुरुष पर, मेल पर। ठीक है, मेल पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी, फीमेल पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फीमेल के जो क्रोमोसोम है वो सेम है, एक जैसे है, समान है। तो मानव में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 होंगे। ठीक है, दो जोड़े में रहेगा 23 जोड़ा और एक 23,
23 का एक जोड़ा, 23 का दूसरा जोड़ा। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों की बात है, दोनों का सेम है ये। अब इसके बाद में फिर अलग अलग की बात करें, यहाँ पर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, तो जो मेल है, पुरुष है, उसमें 22 प्लस x जोड़ा एक होता है और दूसरा जोड़ा होता है 22 प्लस y, मतलब दोनों में अलग अलग होता है, इसमें असमान होता है। ठीक है, असमान जोड़ा होता है, x और y में बटा होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर इनको ध्यान रखना है कि पुरुष का अलग अलग होगा। और उसके बाद बात करें इसकी महिला की, तो महिला में क्या होगा, ये 22 प्लस x और 22 प्लस x दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, एक समान होगा, दोनों ही कंडीशन में एक समान होगा। मतलब सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो महिला में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो एक जैसी होती है। ठीक है, और यहाँ पर इनका जो x ही एक समान होगा। ठीक, मतलब अलग अलग नहीं होगा। जैसे फीमेल, ये मेल में x और y होता है, इसमें केवल x ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे यदि मेल का, ठीक है, ये मेल और एक ये है फीमेल, मेल का यदि x गुणसूत्र फीमेल के x गुणसूत्र मिलता है, ठीक है, मेल और फीमेल का दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेल का x, ठीक है, मेल का x जो गुणसूत्र है वो फीमेल मतलब महिला के x गुणसूत्र से मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, मतलब जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी। ठीक है, संतान यहाँ पे लिख देते हैं संतान, तो यहाँ पे x रहेगा, तो यहाँ पे होगा लड़की। ठीक है, लड़की। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होगा। और यदि मेल का ये हुआ y और फीमेल का तो x ही रहता है, इसका तो अलग होता नहीं। ठीक है, x आएगा नहीं, तो यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग रहेगा, मतलब क्या है, लड़का होगा, लड़का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी है इसकी कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी, ये महिला पर डिपेंड नहीं करता है, ये पुरुष पर डिपेंड करता है। ठीक, तो उम्मीद है कि यहाँ पर इतना सब कुछ क्लियर हुआ होगा, एक एक चीज पूरा बहुत बारीकी से देखा है। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।